Good morning, students. First of all, now we are going to discuss something about 9/11. As we have talked about Guantanamo Bay, that was a US naval base in Cuba. Guantanamo Bay है जो क्यूबा में US का नेवल बेस है. वहाँ पे जो 9/11 वाले टाइम लोग अरेस्ट हुए थे उन्हें रखा जाता था. उनको वहाँ पे कोई लॉ नहीं था, उनके लिए किसी भी लॉ के अंडर नहीं आते थे. और कई बार तो यूएन ने उनसे मिलने की कोशिश भी की लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया. गुआंतानामो बे. नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, द इराक इन्वेजन. ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वॉज लॉन्च्ड बाय यूएस ऑन 19 मार्च 2003. 19 मार्च 2003 पर इराकी फ्रीडम के नाम से, कोड नेम से यूएस ने अटैक किया, जिसके और यूएस आर्मी के साथ 40 अदर कंट्रीज़ थे जिनका नाम पड़ा था कोएलिशन ऑफ विलिंग. तो इन सभी ने मिलकर इराक पर अटैक किया. तो इसका द पर्पज़ ऑफ इन्वेजन वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. भी वो सारी दुनिया को तबाह करने के लिए जो हथियार बना रहा है उसको रोकने के लिए ये अटैक इराक पर किया गया था. एज देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ WMD, वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिले WMD के. इट वॉज स्पेकुलेटेड दैट इन्वेजन वॉज मोटिवेटेड बाय अदर ऑब्जेक्टिव. इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई और कारण था जिस वजह से इस इन्वेजन को किया गया. मतलब इस इन्वेजन को यूएन ने रोक लगा दी थी. यूएन कहता आप अटैक नहीं करोगी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अटैक किया इराक पर. अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स, जो वहाँ के तेल के कुएं हैं, क्योंकि इराक में बहुत बड़ा भंडार है तेल का. और इंस्टॉलिंग ए रिजाइम फ्रेंडली टू यूएस, और इराक में ऐसी गवर्नमेंट को लाना जिसकी वजह से उनको तेल आसानी से मिल सके और सस्ते दामों पर मिल सके. द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक वॉज बोथ ए मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर एज अराउंड. अब ये मिलिट्री फेलियर भी था क्योंकि वहाँ का तापमान और वहाँ के लोग वो उन पर विश्वास नहीं करते थे अमेरिकन्स पर. और पॉलिटिकल, सरकार भी ये थी, लोग सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे थे अमेरिकन्स भी, कि उन्होंने अटैक क्यों किया. कोई और कारण हो सकता है. 3000 यूएस मिलिट्री पर्सनल्स लॉस्ट एंड इराकी कैजुअल्टीज़ वर मच हायर. 3000 यूएस मिलिट्री पर्सनल्स मरे थे और इराक के जो घायल होने वाले थे, मरने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी. एंड एस्टिमेटेड दैट 50,000 इराकी सिविलियंस हैव बीन किल्ड. इसका मतलब 50,000, मतलब इराकी कैजुअल्टीज़ तो कोई बहुत ज़्यादा थी. अन नंबर ऑफ डेथ्स थी. ये तो एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा बाहर अमेरिकन्स ने आने नहीं दिया और देश को बिल्कुल तबाह कर दिया. सद्दाम हुसैन को मारकर देश को तबाह कर दिया. कॉन्स्टेंट्स ऑन अमेरिकन पावर. अमेरिकन पावर पर क्या कॉन्स्टेंट्स हैं? मतलब कहने का मकसद ये है कि क्या चीज़ें रोक लगा सकती है उस पर, उसकी पावर को क्या चीज़ें चेक कर सकती है कि रोक सकती है उसकी पावर को बढ़ने से. देयर आर 3 कॉन्स्टेंट्स ऑन अमेरिकन पावर. द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टेंट एंड डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. पहली बात कि वहाँ की जो आर्मी है उसको चेक रखती है वहाँ की कार्यपालिका, मतलब लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी. वो उसे बढ़ने से रोकती है ताकि वो ऐसे किसी देश पर अटैक ना करे और उसे तहस नहस कर दे. उनको रोकती है. ये 3 कॉन्स्टेंट्स हैं जो अमेरिकन पावर को बढ़ने से रोकते हैं. सेकंड है डोमेस्टिक इन नेचर. सेकंड कॉन्स्टेंट डोमेस्टिक इन नेचर एंड स्टेम्स ऑफ ओपन नेचर ऑफ. उनके अंदरूनी है, ये तो अंदर का कॉन्स्टेंट है, मतलब लोग सोसाइटी का है. और एक इनकी जो सोसाइटी है वो ओपन माइंडेड है. वो देयर इज़ अ डीप स्पेक्टिज्म
रिगार्डिंग द पर्पज़ एंड मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। अमेरिकन पॉलिटिकल जो कल्चर है, अमेरिकन की पॉलिटिक्स है, उसमें सरकार पर हमेशा संदेह रहता है कि सरकार किस वजह से ऐसे कदम उठा रही है। क्या वो लोगों का भला करना चाहती है, खुद का भला करना चाहती है, या खुद के करीबियों का। चाहे यहाँ का मास मीडिया लोगों की भावनाओं को एक साइड लेकर जाता है, लेकिन फिर भी सरकार हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। अमेरिकन सरकार, लोग कभी विश्वास नहीं करते। द थर्ड कॉन्स्टेंट्स ऑफ अमेरिकन पावर इज़ नाटो। अब नाटो है जो तीसरा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि नाटो बहुत सारे देशों से जुड़कर बना हुआ है, और नाटो के अंदर ऐसे देश हैं जो नेक्स्ट टू अमेरिका है इन द टर्म्स ऑफ पावर। वो अमेरिका की पावर को बढ़ने से रोकते हैं, और वो डिस्कस करते हैं कि अमेरिका कहीं पर हमारे पर भी दबाव ना बनाए। हर तरीके से वो अमेरिका की पावर को रोकने की हर पुरजोर कोशिश किए हुए हैं। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज रिलेशनशिप with the US. During the Cold War, India's closest friendship was with the Soviet Union. इंडिया की फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा किसके साथ थी? सोवियत संघ के साथ। जा Over the years, India decided to liberalize its economy and integrate it with the global economy. इंडिया ने अपनी जो अर्थव्यवस्था उसको थोड़े मूलभूत से मतलब छोड़ने की कोशिश की। मतलब जैसे नियम बने थे, नियम कायदों से ना चलकर थोड़ी सी लोगों को छूट प्रदान करने की कोशिश की, और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ने की कोशिश की। दिस मेड इंडिया एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर फॉर नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस। इस वजह से इंडिया का जो मार्केट है वो उन देशों के लिए एक ऐसी मार्केट बनी जिसको एंटाइस कर रही थी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी। मतलब उसे ललचा रही थी कि इंडियन मार्केट में अगर आप एफडीआई करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा लगाते हैं, तो शायद आपका पैसा ज़्यादा हो जाए या आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाए। इसलिए यूएस हमेशा इंडिया के लिए एक अच्छी मार्केट बनकर उभर रहा था। टू न्यू फैक्टर्स इमर्ज्ड इन इंडो यूएस रिलेशन इन रिसेंट ईयर्स। दे इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया शेयर करता था टेक्नोलॉजी, और रशियन जो यूएस टेक्नोलॉजी थी वो अपने आप पे वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड है। तो अगर इंडिया उसके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और यूएस इंडिया के साथ शेयर करेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक्सपोजर मिलेगा आगे जाने के लिए। द रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, जो भारत के प्रवासी लोग हैं जो वहाँ पे बस रहे हैं, उनका भी एक रोल है कि वो अमेरिकन सरकार को बताएं कि हम इंडियंस हैं, हमारा भी थोड़ा हक है इस देश पर, इस वजह से आप हमें भी एक्सपोजर दीजिए। और फिर इंडिया का जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, जो इंडिया का जो टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, मतलब निर्यात करता है इंडिया, तो 65% यूएस से ही लेता है, और 35% जो बोइंग का स्टाफ है वो इंडियन है। 3 लाख इंडियन वर्क करते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली मतलब जहाँ पे आईटी से रिलेटेड वर्क होता है। 15% ऑफ ऑल हाईटेक्स, जितने भी स्टार्टअप्स हैं दुनिया भर के, मतलब अमेरिका के जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, वो इंडियन अमेरिकन मतलब भारत के प्रवासी भारतीय जो अमेरिकन हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इंडियन अमेरिकन स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इंडिया शुड हैव विद यूएस। 3 स्ट्रेटजीज है जिससे ये देखा जा सकता है कि इंडिया का यूएस के साथ क्या रिलेशन होगा, और वो कौन से हैं? दोज इंडियन एनालिस्ट हु सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम मतलब विश्व की जो अर्थव्यवस्था उसको हम ये देखते हैं कि वो मिलिट्री से रिलेटेड है, तो वो ये मानते हैं कि इंडिया को अमेरिका से दूर रहना चाहिए। मतलब इंडिया को अपनी जो पावर है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। इंडिया को वाशिंगटन डीसी है उनका, उससे हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका फिर इंडिया पर अपनी जोर आजमाइश करेगा। फिर जो अगले एनालिस्ट हैं, अदर एनालिस्ट सी द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। अब
कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं कि इंडिया के साथ जो अमेरिका के संबंध बन रहे हैं, इससे इंडिया को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, इंडिया को अच्छी मार्केट मिलेगी, इंडिया को पैसा फंड्स मिलेंगे, इंडिया आगे और तरक्की कर पाएगा। A third group of analysts advocate that India should take the lead in establishing। अब तीसरे एनालिस्ट ये मानते हैं कि जो इंडिया है उसको एक अलग से जो अविकसित देश है उनके साथ मिलकर एक अलग से गुट बनाना चाहिए, जिसके साथ वो अमेरिका के बराबर जा सकें या अमेरिका का कहीं ना कहीं विरोध कर पाएँ, अमेरिका को बता पाएँ हम भी कहीं पे स्टैंड करते हैं, हम भी आपके खिलाफ़ खड़े हैं अगर आपकी नीतियाँ गलत होगी। इंडो यूएस रिलेशन आर टू डिफ़िकल्ट टू मैनेज बाय सोल स्ट्रेटजी। एक ही स्ट्रेटजी से मैनेज नहीं किए जा सकते, इंडिया को अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी होगी, फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी होगी, इंडिया को अलग से पॉलिसीज़ बनानी होगी ताकि वो अमेरिका की पावर का तोड़ निकाल पाए, इंडिया खुद डेवलप हो पाए, इंडिया अमेरिका के बराबर स्टैंड हो पाए। देयर शुड बी मिक्सिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजीज ऑफ डील विद द यूएसए के साथ डील करने के लिए फॉरेन पॉलिसीज डिफरेंट होनी चाहिए। नई फॉरेन पॉलिसी बनाओ, ऐसी बनाओ ताकि आप अमेरिका को भी अट्रैक्ट कर पाएँ आपकी मार्केट, ना कि आप खुद अकेले चलें, आगे चलकर आपको ये पता लगे कि हमारा तो कुछ विकास हुआ ही नहीं। थैंक्स सो मच। दैट इज़ द एंड ऑफ द पार्ट सेकंड ऑफ आवर वीडियो। होप यू हैव लाइक्ड इट।